फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक धातु पोषण क्रम। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से आपने क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो पुराने साल का, जैसे 2017-18 का। उसमें आप देखोगे एक न एक न्याय तो जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही इजिली और अच्छे से पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, हमने धातु पढ़ लिया था, उपधातु पढ़ लिया था और उसके मल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु पोषण क्रम। धातु पोषण क्रम का मतलब है कि धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है, इसको हम धातु पोषण क्रम के अंदर पढ़ते हैं। तो संहिताओं के टीकाकारों ने धातु पोषण क्रम को मुख्य रूप से 4 न्यायों द्वारा प्रस्तुत किया है। ठीक है, सबसे पहला न्याय है क्षीरदधि न्याय, दूसरा है केदारी कुल्या न्याय, तीसरा है खले कपोत न्याय और चौथा है एक काल धातु पोषण न्याय। ठीक है, ये 4 न्यायों के द्वारा धातुओं का पोषण होता है। इस लेक्चर में हम क्षीरदधि न्याय को डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर बाकी 3 न्यायों को अलग अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षीरदधि न्याय। तो क्षीरदधि न्याय क्या होता है? जिस प्रकार दूध से दधी बनता है, उसी प्रकार आहार रस से रस धातु बनती है, रस धातु से रक्त धातु, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण व पोषण होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि जो दही है, अगर आप दही को दूध में डाल दो तो फिर से दही बन जाता है, फिर दही को दूध में डालो फिर दही बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? जो अगला वाला है वो पिछले वाले का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से आहार रस से रस धातु बन रही है, तो आहार से तो रस धातु बन गई, फिर यही रस धातु अपने अगले वाले का पोषण कर देगी, यानी रक्त धातु का पोषण करती है। फिर रक्त धातु अपने अगले वाले का यानी कि मांस धातु का पोषण करती है, मांस धातु अपने अगले धातु का यानी कि मेद धातु का पोषण करती है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो उत्तर धातु है यानी जो बाद वाली धातु है, उसका पोषण होता है उससे पहले वाली धातु से यानी कि पूर्व धातु से। ठीक है, तो यानी कि बाद वाली धातु हो गई मान लो रक्त, और रक्त से पहले वाली धातु थी रस, तो रस से ही रक्त का निर्माण और पोषण होता है, और रस धातु का निर्माण और पोषण आहार रस से होता है। ठीक है, तो ये है क्षीरदधि न्याय का एक क्रम, जिसके द्वारा धातु का पोषण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पॉइंट है कि चक्रपाणी इस न्याय को उचित नहीं मानते हैं, यानी कि चक्रपाणी नहीं मानते हैं कि धातुओं का पोषण क्षीरदधि न्याय से होता है, यह न्याय सही है। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत टीकाकार डल्हण इस न्याय के पक्ष में है, मतलब डल्हण मानते हैं कि ये तरीका सही है, धातु पोषण इस क्षीरदधि न्याय के द्वारा ही होता है। इसके बाद क्षीरदधि न्याय को हम सर्वात्म परिणाम पक्ष या फिर क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। क्रम परिणाम पक्ष का मतलब है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं क्रम के द्वारा इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर पाचन हो रहा है। जैसे कि पोषण इनका एक क्रम में हो रहा है, रस से रक्त, रक्त से मांस, तो एक क्रम में इनका पोषण हो रहा है, इसलिए हम इसे क्रम परिणाम भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि डल्हण क्या मानते हैं, किस तरीके से इस न्याय को सही मानते हैं। तो यहाँ पर एक बार ये लाइनों में हम फटाफट पढ़ लेंगे कि डल्हण किस तरीके से बताया है डल्हण ने धातुओं का पोषण। उसके बाद हम एक ये टेबल है जिसके द्वारा हम समझेंगे कि धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है। ये टेबल बहुत ही इजी है और इसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। डल्हण के अनुसार धातु सधर्मी अंश का प्रसाद एवं किट रूप में विभाजन होता है, यानी कि जो धातुओं का सधर्मी अंश होते हैं उनका प्रसाद और किट इन 2 भागों में विभाजन होता है। उसके बाद प्रसाद अंश का स्थूल एवं सूक्ष्म में विभाजन होता है, यानी सबसे पहले तो धातु सधर्मी अंश का प्रसाद और किट में विभाजन हुआ, उसके बाद जो प्रसाद अंश है उसका भी विभाजन हो गया स्थूल और सूक्ष्म में। फिर क्या होता है, स्थूल भाग से तो धातु का पोषण और निर्माण हो जाता है, यानी कि जो स्थूल भाग बनेगा वो तो धातु का पोषण और निर्माण करेगा, और जो सूक्ष्म भाग बनेगा सूक्ष्म भाग से उपधातु का पोषण होगा और अन्य धातु सधर्मी अंश का निर्माण होता है। यानी कि फिर से इसमें अन्य धातु सधर्मी निर्माण मतलब क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले अगर हमने रस लिया था तो रस के जो सूक्ष्म भाग बनेगा, रस धातु का जो सूक्ष्म भाग बनेगा डिवाइड होकर, तो सूक्ष्म भाग में जो सधर्मी अंश होगा, अन्य का मतलब है यहाँ पर कि रक्त का सधर्मी अंश यहाँ पर मिलेगा। दूसरी तरफ किट भाग से मल का पोषण होता है। इस सारी प्रक्रिया में
धातु अग्नि की प्रधानता होती है। यानी कि हमें पता है धातुओं का पोषण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है धातु अग्नि के द्वारा ही हो रहा होगा। अब हम इसको एक बार टेबल के थ्रू समझते हैं, बहुत आसान लगेगा आपको, और अगर आपको ये टेबल याद है तो बहुत इजीली आपको ये याद रहने वाला है हमेशा, और इस टेबल को आपको बना के जरूर आना है एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं सबसे पहले धातु पोषण न्याय क्षीर दधि न्याय, ठीक है। धातु पोषण क्रम में क्षीर दधि न्याय को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आहार हमने खाया, तो आहार के खाने पर क्या होगा, जठराग्नि काम करेगी। तो जठराग्नि जब क्रिया करती है आहार पे तो क्या बनता है, एक बनता है सार भाग और एक बनता है मल। सार भाग को हम यहाँ पर अन्न रस कहते हैं, यानी आहार रस कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने आहार खाया, जठराग्नि ने काम किया, तो जठराग्नि के क्रम से यहाँ पर एक आहार रस बनता है और एक मल बनता है। मल क्या बनता है, मूत्र और पुरीस, और आहार रस में फिर क्या होगा, आहार रस में रस है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी अग्नि काम करेगी, रसाग्नि। तो यहाँ पर रसाग्नि की जब क्रिया होती है तब फिर से आहार रस यानी अन्न रस के दो भाग बनते हैं, एक सार भाग और एक मल। यहाँ पर अन्न रस यानी कि अन्न रस का मल क्या हुआ, कफ, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो रस धातु है उसका मल क्या होता है, कफ। इसके बाद सार भाग में क्या होगा, एक स्थूल भाग और एक सूक्ष्म भाग। हमने अभी पढ़ा था कि सार भाग के दो भाग होंगे, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। जो स्थूल भाग होगा वो धातु का पोषण करेगा, और जो सूक्ष्म भाग होगा उसमें अन्य सधर्मी अंश मिलेंगे धातु के, और उपधातु का पोषण होगा। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो सार भाग है उससे एक तो स्थूल भाग बन रहा है और एक सूक्ष्म भाग बन रहा है। जो स्थूल भाग है वो रस धातु का क्या कर रहा है, पोषण कर रहा है, और सूक्ष्म भाग में क्या है, एक तो रक्त सधर्मी अंश है यानी कि उससे अगले वाले का सधर्मी अंश, और एक तो उपधातु का पोषण हो रहा है यहाँ पे स्तन्य और आर्तव, ठीक है। ये रस धातु के क्या है, उपधातु है। उसके बाद जब रक्त सधर्मी अंश आ गए तो अब हमें क्या करना है, हमें अब रक्त धातु का पोषण करना है। तो यहाँ पर कौन सी अग्नि क्रिया करेगी, तो यहाँ पे रक्ताग्नि क्रिया करेगी। रक्ताग्नि ने जब रक्त सधर्मी अंश पर क्रिया किया तो एक बना सार भाग, एक बना मल। मल यहाँ पे फिर से पित्त बन गया, ठीक है। और सार भाग में क्या हुआ, फिर से वही चीज है कि सार भाग में फिर से एक स्थूल भाग होगा और एक सूक्ष्म भाग होगा। स्थूल भाग हमें पता है कि धातु का पोषण करता है, यानी कि ये रक्त धातु का पोषण करेगा, और सूक्ष्म भाग हमें पता है फिर से वही कि सूक्ष्म भाग एक तो उपधातु का पोषण करता है यानी कंडरा और सिरा का पोषण करेगा, दूसरा इसके अंदर अन्य सधर्मी अंश होते हैं धातु के। तो इसके अंदर किसके होंगे, तो हमें पता है रक्त के आगे मांस आता है, यानी कि इसमें मांस के सधर्मी अंश होंगे। फिर हमें अब मांस का पोषण करना है तो हमें मांसाग्नि की क्रिया करवानी पड़ेगी। जब मांसाग्नि क्रिया करेगी तो फिर से सार भाग बनेगा और मल बनेगा। अब की बार मल क्या बनेगा, खमल, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी रक्त धातु है उसका मल जो होता है वो खमल होता है। उसके बाद हमें पता है मांसाग्नि के काम के क्रिया के बाद एक मल बना खमल, दूसरा बना सार भाग। हमें पता है सार भाग में फिर से दो भाग होते हैं, एक स्थूल भाग एक सूक्ष्म भाग। हमें पता है जो स्थूल भाग है वो क्या करता है, धातुओं का पोषण करता है, यानी कि ये मांस धातु का पोषण करेगा। और सूक्ष्म भाग में हमें फिर से पता है कि एक उपधातु होती है जिसका पोषण करता है, तो उपधातु यहाँ पे वसा त्वचा हो जाएगी, और जो यहाँ पे सधर्मी अंश होगा वो अगला होगा। मतलब मांस धातु के आगे क्या होता है, मेद धातु। तो अब इसके सूक्ष्म भाग में किसका सधर्मी अंश होगा, मेद सधर्मी अंश। फिर अब अगर हमें मेद का डाइजेशन करवाना है यानी कि पोषण करवाना है तो हमें मेदोअग्नि से क्रिया करवानी पड़ेगी। मेदोअग्नि की क्रिया होने के बाद फिर से बनेगा सार भाग और मल। यहाँ पे मल होगा स्वेद, और सार भाग में क्या है, फिर से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। हमें पता है स्थूल भाग क्या करता था, धातुओं का पोषण करता था, तो यानी कि मेद धातु का यहाँ पर पोषण हो गया स्थूल भाग के द्वारा। और सूक्ष्म भाग में फिर से दो चीजें हैं, एक तो ये उपधातु का पोषण करेगा यानी कि स्नायुओं का पोषण करेगा, और दूसरा इसमें अस्थि सधर्मी अंश मिलेंगे। अस्थि सधर्मी अंश जो हैं उसमें अगर हमें अस्थि का पोषण करवाना है तो हमें अस्थाग्नि चाहिए। अस्थाग्नि के क्रिया के बाद एक बनेगा सार भाग, एक बनेगा मल भाग। मल भाग में होगा केश लोम नख, और सार भाग में क्या होगा, एक स्थूल भाग और एक सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग फिर से अस्थि धातु का क्या करेगा, पोषण, और सूक्ष्म भाग में क्या होगा, मज्जा सधर्मी अंश, ठीक है। उसके बाद जब मज्जा अग्नि वर्क करेगी यानी कि क्रिया करेगी तो फिर से बनेगा सार भाग और मल में क्या होगा अब की बार, अक्षि विट
त्वचा और स्नेह, यानी कि त्वचा का स्नेह, अक्षी मतलब आंख हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सार भाग में क्या होगा तो हमें पता है, एक तो ये स्थूल भाग होगा, एक सूक्ष्म भाग होगा। स्थूल भाग क्या करता है, मज्जा धातु का पोषण करेगा, और सूक्ष्म भाग में हमें फिर से पता है कि शुक्र सधर्मी अंश होंगे, और फिर शुक्राग्नि जब काम करेगी तो उसमें एक सार भाग ही बनेगा खाली, और वो है शुक्र। मतलब कि सार भाग जो बनेगा वो किसका, मतलब शुक्र बन जाएगा ना सार भाग में। यहाँ पर सार भाग का आगे होगा ही नहीं, क्योंकि आगे तो धातु ही नहीं है, हमें पता है 7 ही धातु हैं, और शुक्र धातु हमारी 7वीं धातु है, और इसका पोषण यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपने देखा किस तरीके से 7 धातुओं का पोषण होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो फिर से पीछे करिए और इसे दोबारा पढ़िए। ठीक है, मैंने बिल्कुल इजीली बताया है। इसकी अगर आपको फोटो चाहिए इस पेज की, इस चार्ट की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं इसकी फोटो आपको सेंड कर दूंगा। फिर आप इसके थ्रू आराम से इस वीडियो को और इस चार्ट को सामने रख के पढ़ोगे, आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप मत छोड़ना, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना आप। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्याय के साथ। ठीक है, टेक केयर।